कल की पेपर की पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ब्रॉड ओवरव्यू है। उसमें हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट मूवमेंट की गलतियां थी कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर, जो बाद में सुधारा गया। मतलब कम्युनिस्टों को इतना डिफेंसिव भी होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे करके बोलना चाहता हूँ कि पहले तो अंडरस्टैंडिंग ये बेस है सुपर स्ट्रक्चर की। पहले तो जो ट्रेडिशनल 30 की रेसिपी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसने खारिज कर दिया कि सुपर स्ट्रक्चर का मामला है। लेकिन अगर जाति कोई सुपर हिस्टोरिकल चीज नहीं है, अगर ठोस हिस्टोरिकल परिघटना भारतीय इतिहास में थी, तो इसमें काफी काम हुआ है। अब कोई एम्बिग्विटी नहीं है इसके बारे में। तो कास्ट एक स्पेसिफिक हिस्टोरिकल, अगर हम वर्ण से जाति के ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह देखें, तो भारतीय सामंतवाद की मजबूती के साथ जाति एक रिजिड फॉर्म के रूप में उभरा। तब तो आप अगर कोसांबी को पढ़े, काफी ट्राइबल ग्रुप उसमें कोप्ट होते गए वगैरह वगैरह। तो निश्चित रूप से जाति श्रम के विभाजन और संपत्ति के रिश्ते के साथ ही उभरा और सामंतवाद के साथ मजबूत हुआ। तो इसलिए ये बेस और सुपरस्ट्रक्चर की डिबेट यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए। और बेस और सुपरस्ट्रक्चर कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्फीयर नहीं है, जिसको ये मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद एंगल्स की चिट्ठी है कि एकदम जो हम बोलते हैं ना कि ओवर डिटर्मिनेशन, बेस ही हर चीज सुपरस्ट्रक्चर को तय करता है, ऐसा नहीं। दोनों में डायरेक्टिकल रिश्ता है, दोनों एक दूसरे को इंपैक्ट भी करते हैं। और इसलिए कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से ही मार्क्स ने क्लियर किया कि एरेना और स्ट्रगल पॉलिटिक्स होगा। पॉलिटिक्स को हम सुपरस्ट्रक्चर ही मानते हैं, सुपरस्ट्रक्चर एरेना स्ट्रगल रहेगा। लेकिन भारतीय सामंतवाद की परिवर्तन आया, जो ब्रिटिश लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, परमानेंट सेटलमेंट वगैरह वगैरह, उसमें कुछ परिवर्तन भी किया, कुछ मजबूत किया। जैसे कि ऊंची जात के लोग ही जमींदार बन के उभरे। लेकिन एक संस्कृताइजेशन प्रोसेस के तहत बहुत सारे जिनको हम ओबीसी कहते हैं, उनमें से भी बहुत लोग अपर कास्ट बन चुके थे ब्रिटिश आते आते। तो ऐसा भी कास्ट कोई एकदम स्टैटिक फेनोमेना भी नहीं रहा, बदलते गए। उसका एक रिजिड फॉर्म भी माना, परिवर्तन भी हुआ। लेकिन आज कास्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है बात करने के लिए, क्योंकि ये पूरा सोवियत यूनियन के गिरने के बाद और मार्क्सिस्ट थ्योरी में जो पोस्ट मार्क्सिज्म की थ्योरी, आइडेंटिटी थ्योरी वगैरह वगैरह आया, और हिंदुस्तान में मंडल कमंडल विवाद के बाद जिस तरह से आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जाति के आधार पर चल रही है, आज मार्क्सिस्टों के लिए कास्ट पे सवाल, कास्ट क्वेश्चन को सीरियसली लेना और उसके आधार पर एक पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाना इसलिए जरूरी है कि एक तो जो कुछ फैशनेबल, मैं जेएनयू कैंपस में जाकर समय बिताता हूँ, जो फैशनेबल एकेडमिक डिस्कोर्स हो रहा है, कास्ट एक बहुत ही फैशनेबल टॉपिक बन चुका है एकेडेमिया में। तो उसमें एक सबसे डेंजरस प्रवृत्ति है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। उसमें एक बहुत फेमस राइटर है निकोलस डर्क्स, जिनकी किताब है कास्ट ऑफ माइंड। उनका यह कहना है कि यहाँ तो ऐसा कोई समस्या था नहीं, ये कॉलोनियल देन है। इसके साथ साथ फिर गांधीवादी और रिवाइवलिज्म, आरएसएस टाइप के देन है। वो उसमें आपके आशीष नंदी जैसे भी लोग आ जाएंगे। उनका ये, इनकी गुरु है धर्मपाल, उनका कहना था कि सारा कुछ गड़बड़ जो है वो ब्रिटिश अंग्रेजों ने किया, लेकिन उससे पहले गांव तो एक बढ़िया सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक था, सब मिलजुल के रहते थे। एक्सप्लॉइटेटिव जजमानी सिस्टम को एक हार्मोनियस रोमांटिक सिस्टम के रूप में देखते थे। ये धारा खास करके फॉरेन फंडिंग और एनजीओ के माध्यम से ये सोच, ये रिवाइवलिस्ट सोच बहुत मजबूती पकड़ता जा रहा है, जो सामाजिक कार्यक्रम करता है इस देश में। अगर पार्लियामेंट्री कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए, मार्क्सिस्ट ग्रुप बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है इस देश में। लेकिन हेवी फंडिंग के बाद ये एनजीओ, गांधीवाद, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो घालमेल बैठा हुआ है, इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। और ये कहीं ना कहीं एक प्री ब्रिटिश फ्यूडल सिस्टम को बहुत जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज करते हैं। हमको उनको हेड ऑन सीधे सीधे इनके नाम लेके इनके साथ टकराव में जाना पड़ेगा। मेरा थोड़ा पेपर के साथ जो अंबेडकर, फुले और उसके पेरियार के बारे में जो कहा गया है, मेरा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। मैं मोटा मोटी क्रिटिसिज्म को मानता हूं। हम
सब जानते हैं कि मार्क्स ना अम्बेडकर ना फुले ना पेरियर मार्क्सिस्ट थे, हार्डकोर इन द सेंस। लेकिन सुपरस्ट्रक्चर की लड़ाई में अगर वो डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ते हैं, उनकी लड़ाई में काफी खामियां भी हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड डेमोक्रेटिक अलायंस के हमारे एलाई रहेंगे। और अम्बेडकर को पूरी तरह से खारिज कर देना, अम्बेडकर के पर मैं इसके खिलाफ हूं, उसके साथ एक यूनिटी और स्ट्रगल के आधार पर एक रिश्ता बनाना चाहिए हमको अम्बेडकराइट्स के साथ। और उनके तमाम जो है ना चंद्रभान जैसे दलित बुर्जुआवादी लोगों को डायरेक्टली क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो ये नॉन एनजीओज आजकल दलित मूवमेंट में बहुत हैवी फंडिंग हो रहा है, इनके साथ काट के जो जेन्युइन और जो चुनाव बसपा टाइप के दलित फॉर्मेशंस हैं, जो पूरा रूलिंग क्लास का हिस्सा है। अब आरटीआई का पता तो आप लोग देख चुके हैं किस तरह से शिवसेना के साथ इन्होंने अलायंस बना है। लेकिन जो जेन्युइन दलित ग्रुप्स हैं, जो नॉन फंडेड है, नॉन एनजीओ है, स्ट्रगल कर रहे हैं, भले केवल अस्मिता के सवाल पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ एक अलायंस बनाने की जरूरत है। तीसरी बात है कि मैं जो महाराष्ट्र के साथ है उनके साथ एकदम सहमत नहीं हूं। ठीक है, बाबा साहब ने कुछ लड़ाइयां लड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री लिया जाए, जो सबसे खूंखार लड़ाई दलितों के लिए लड़ा है वो कम्युनिस्टों ने लड़ाई है। मध्य बिहार के कुरुर सामंती निजी सेनाओं के खिलाफ अगर कोई लड़ा, वो सीपीआईएम के विभिन्न दलों के साथियों ने लड़ा है। तेलंगाना के उदाहरण ले लीजिए, नक्सलवादी को उदाहरण ले लीजिए, इसमें दलितों के लिए और कुर्बानी की जहां तक बात है, कम्युनिस्टों से ज्यादा कोई कुर्बानी नहीं किया है। जिस तरह से बिहार की निजी सेनाओं ने मारा है कम्युनिस्ट कैडरों को, सब जानते हैं। तो इसलिए दलितों की लड़ाई में कम्युनिस्टों की कुर्बानी की तक कोई दलित ग्रुप भी नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, एक दलित ग्रुप जो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट क्रांतिकारी धारा के नजदीक आता है, उसको भी शिवसेना ने खत्म कर दिया था, वो था दलित पैंथर। इसलिए हम लोगों को दलित पैंथर जैसे संगठनों को बाकी दलित संगठनों से अलग करके देखना पड़ेगा। हमको इतनी डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको मैकेनिकली भी नहीं छोड़ सकते। फिर आया सवाल क्रांति की बात। अभी कई कंफ्यूजन फैलाया जाता है परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन कोई बोलता है कि इकोनॉमिक परिवर्तन होगा, सोशल परिवर्तन होगा, कल्चरल क्रांति, ये सब क्रांति का एक मार्क्सिस्ट मतलब होता है रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रॉपर्टी रिलेशन से। क्रांति वहीं से शुरू होगी, भले उसके कोई सोशल क्रांति बेस से कटकर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ये रखना पड़ेगा कि ये समझदारी की कम्युनिस्ट क्रांतियों से स्त्रियों का और दलितों का उद्धार हो जाएगा। अगर सोवियत यूनियन से लेकर क्यूबा का उदाहरण दें, महिलाओं की स्थिति क्रांति के बाद बेहतर हुआ, लेकिन बराबरी के हद तक नहीं पहुंचा, ना पूरी तरह से पितृ सत्ता खत्म हुआ। तो ये सचेतन रूप से ये कार्यभार एक उत्तर क्रांतिकारी समाज में भी चलता रहेगा, ये मेरा कहना। धन्यवाद साथी। अब मैं कई सारे सवाल पूछ रहे हैं, बीच थोड़ा सा एकदम हम अंतर्गतीय क्रम में वक्ताओं को नहीं बुला रहे हैं। बहस को बीच बीच में हम जो सवाल आ रहे हैं उनमें कुछ डिबेट आगे बढ़े, इस नजरिए से कुछ जो सवाल उठे हैं 2-3 वक्ताओं के, उस पर मैं चाहता हूं कि प्रतिभा से जुड़े हुए और जो आधार पत्र तैयार किया गया था उसकी टीम से जुड़े हुए साथी सुखविंदर आए और कुछ बातें यहाँ पर रखें, जिससे फिर हम बाकी बात को और आगे बढ़ा सकें। साथियों, मतलब जो पेपर को लेकर कुछ अमेरिका के प्रति जो पेपर जो पहुंचे उसको लेकर जो सवाल है उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। एक तो नेपाल से जो साथी आए थे उन्होंने जो बातें की, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे लगा वो ये है कि दलितों के पेपर में दलितों के संगठन बनाने की बात को खारिज किया गया, तो उसको वो गलत मानते हैं। तो जैसे किसी भी मतलब वर्ग का हम लोग संगठन बनाते हैं तो उसकी कुछ आर्थिक और राजनीतिक कुछ मांगे तो होंगी कि जिसके आधार पर उसको मैनिफेस्टो हम लोग तैयार करेंगे, तो उसी आधार पर वो संगठन बनेगा। तो जो दलित जाति है तो किस जाति का हम लोग संगठन बनाएंगे? सभी दलित जातियों का एक संगठन कैसे बन सकता है? क्योंकि सभी दलित जातियां ही आपस में इतनी बड़ी हुई है,
उनमें ही आपस में इतना टकराव कि एक जाति दूसरी जाति के साथ उस तरह से वो संगठन नहीं बनाना चाहते। जैसे पंजाब में है, पंजाब में तो तुम्हारे मतलब जो माजरी सिख हैं उससे उतनी नफरत करते हैं ब्राह्मण करते हैं, और जो माजरी सिख हैं आगे एक और जाति बौड़िए, वो बौड़ियों को उतना ही मजाक उड़ाते हैं जिसमें जाट मजबूर हटाते हैं। तो उसमें मतलब किसी उसका बेसिस क्या होगा, मतलब कैसे वो संगठन बनेगा उसकी। जैसे जाति का संगठन, तो अगर जाति को खत्म करने के लिए जाति का संगठन हो तो जो लोग दूसरी जाति को होंगे, जो गैर दलित जाति में है, वो भी अगर जाति विरोधी हो तो क्या है उनको हम लोग नहीं लेंगे, उसमें शामिल नहीं करेंगे। अगर उनको भी शामिल करेंगे तो फिर उसका वो जाति का संगठन कैसे हो, वो जाति का संगठन नहीं रह जाएगा। तो हम लोग का माने जैसे दलितों की जैसे जाति आधार कोई भी संगठन बनेगा तो वो जो मेहनत कश लोग हैं मजदूर और अन्य मेहनत कश, उनकी एकता को कमजोर करेगा, उनकी एकता को तोड़ेगा। जैसे वो हम लोग शहरों में देखें, बड़े बड़े शहरों में तो मजदूर करते सभी जातियों के ही लोग रहते हैं। वहां अगर जाति आधार संगठन बनेगा तो मार्कों के खिलाफ जो मजदूर वर्ग की जो संगठन बनी है वो कमजोर पड़ेगी, उससे एकता को वो चीज तोड़ेगी। तो इसलिए जाति का लक्ष्य संगठन बनाना तो मतलब जाति को मजबूत करेगा और जो जाति मुक्ति की जो लड़ाई है उसको भी कमजोर करेगा। तो हमारा मानना है कि एंटी कास्ट कोई ऐसा कोई फोरम तो कोई ऐसा संगठन हो सकता है जो जाति विरोधी हो, जो लोगों में जाति का संस्कार है, जातिगत जो प्रेजुडिस है उन पर प्रहार करने के लिए कोई संस्कृत संगठन हो सकता है। वो जाति का संगठन नहीं होगा। ऐसे तमाम लोग, ऐसे जो तमाम रेडिकल बुद्धिजीवी जो भी जाति के खिलाफ है वो उसके मेंबर हो सकते हैं। हम लोग का उस पर यह कहना है। दूसरा, जैसे वो दक्षिण एशिया के लेवल पर कुछ बनाया जाए तो वो एक बात है, मतलब उसका ठोस मतलब जैसे हम लोग ने जाति आधार संगठन बनाने को खर्च किया, दलितों पर मतलब कैसे वो बनेगा, उसने उन्होंने कुछ ठोस रूपरेखा उसकी नहीं रखी है। बाकी जो महाराष्ट्र साथी हैं छठ जो अम्बेडकर को लेके इन्होंने बातें की, एक तो पेपर के हम लोग ने अम्बेडकर को सिरे से खारिज नहीं किया, जैसे सभी अक्षय दास ने कहा कि अम्बेडकर को सिरे से खारिज करना ठीक नहीं होगा। तो पेपर में अम्बेडकर की जो भूमिका है उसको सिरे से खारिज नहीं किया गया। हिस्टोरिकली उनकी हम लोग एक प्रोग्रेसिव भूमिका देखते हैं कि दलितों को जगाने में, उनके हक अधिकार की जो चेतना देने में, उसमें अम्बेडकर की भूमिका रही है। लेकिन अम्बेडकर का जो उस समय जो जाति की जो जड़ थी, जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी, जाति जिस रूप में थी, अम्बेडकर फुले या पेरियार उसको नहीं समझ पाए। जैसे ब्रिटिश पीलिज्म जो था वो जहाँ की फ्यूडलिज्म, तो उससे अलायंस बनाकर उसकी हुकूमत यहाँ चलती थी, और जो जहाँ का पूरा जो मतलब फ्यूडल जो रिलेशन थे वही जातिगत पीड़न की जड़ हुई थी। तो अम्बेडकर फुले को हम लोग छोड़ दें तो अम्बेडकर ने ना तो कोई जमीन की लड़ाई कभी उसके लिए कभी लाभ किया दलितों को, और ना ही साम्राज्यवाद के खिलाफ। जैसे अम्बेडकर एंटी कॉलोनियल थे, वो एंटी कॉलोनियल नहीं थे, वो एकदम ये तीनों ही मतलब ये कहते थे, उनके आगे जो पढ़ाई उससे बहुत सारे लोगों ने रेफरेंसेस लिए हैं कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर ब्राह्मणवाद लौट आएगा। तो अंग्रेजों को यहाँ से नहीं जाना चाहिए, अंग्रेजों की हुकूमत जहाँ बनी गई वो तीनों इसके हाथ में थे। और दूसरी बात जैसे जेवा के दलित आंदोलन के प्रति दलितों जो दलित संगठन है उनसे खंडन मोर्चा बनाने की, तो ये किस समय की बात हो रही है? क्या उस समय जब एक कम्युनिस्ट आंदोलन था, राष्ट्रीय आंदोलन के समय की बात करें, तब जो कम्युनिस्ट पार्टी के अगुवाई में जो आंदोलन था और एक अम्बेडकर के नेतृत्व में जो आंदोलन था, क्या उन्होंने उस समय को संजय मोर्चा बन सकता था? अगर कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसी पहल नहीं की, अगर हम फिर माने तो क्या अम्बेडकर ने ऐसी पहल की? अम्बेडकर का कम्युनिस्ट आंदोलन पर क्या रखता? वो कम्युनिस्ट कहते हैं ब्राह्मण लड़कों का झुंड है, बंच ऑफ ब्राह्मण बॉयज। तो ब्रिटिश के खिलाफ किसी भी लड़ाई को नफरत करते थे, वो हिंसा को नफरत करते थे। वो कहते थे मार्क्स एक फिक्स फिलॉसफी है, जैसे कि साथी ने कहा कि मार्क्स अम्बेडकर ने जो लेख लिखा है बुद्ध और अम्बेडकर, उसने मार्क्स को खारिज नहीं किया गया। तो अम्बेडकर ने सीरियसली मतलब जितना वो पूरा लेख है उसमें हर कदम पर हर पहले उसको मार्क्स को खारिज किया, और उसका अंत अम्बेडकर तय करते हैं कि मार्क्स सूरों का दर्शन है।
तो उस समय जैसे जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के समय जितने मुद्दे थे, जहां जहां जनता की लाल बंदी जुड़ी थी, जहां जहां कॉमन जहां जो दूसरे जो एंटी इंग्लिश फोर्सेस थी, जहां जहां भी जनता को लामत कर रही थी, उन सभी मुद्दों पर अम्बेडकर जो थे वो सत्ता के साथ खड़े थे। तो उस समय कैसे कैसे संजय होता है मतलब के साथ, जैसे जब वो साइमन कमीशन है तो साइमन कमीशन के साथ साथ पूरे देश में घूम रहे थे, और दूसरी तरफ जनता सबको मुस्लिम थी, कई लोगों के सिर फट रहे थे, जेलों में सुधा जा रहा था, और अमेरिका के साथ घूम रहे थे। तो कैसे संजय होता है? अमेरिका साइमन कमीशन में शामिल हुए तो उनके क्लास के जो स्टूडेंट थे मुंबई में जहां वो पढ़ाते थे, वो बाइकाट करके उसका तो किस मुद्दे पर संजय मोर्चा बनता? क्या मुद्दे पर देश के मुद्दे पर संजय मोर्चा बनता? जैसे अमेरिका में जितने भी दोनों लड़े मध्य प्रदेश के, उसमें कोई कामयाब नहीं हुआ। एक मुंबई में सार्वजनिक स्थल था, वहां गणेश पूजा का एक आंदोलन कामयाब हुआ। एक उनके नेतृत्व में 4000 जो तालाब है वहां से पानी भरने का आंदोलन हुआ। तो अमेरिका में लामबंदी की दस्तों की 10,000 दलित पहुंचे वहां, फिर मार्च में वहां से पानी लिया। फिर जब ये जाने लगे, क्योंकि इनकी को प्लानिंग नहीं थी पहले से, जो ब्राह्मणवादी शक्ति वो हमला भी कर सकती है। जब ये जाने लगे तो ब्राह्मणवादी ने जो भी उनको कहे उन्होंने हमला किया और घरों पर लौट गए दलितों को घेर करके पीटा, बहुत बुरी तरह से पिटाई की। और उसी में लेकर धनंजय कीर ने जो की बायोग्राफी लिखी, सब उसी में आता है। तो 600-700 दलित युवा एक जगह बैठे इंतजार कर रहे थे कि बाबा साहब ज्यादा सा इशारा करें तो हम लोग जो पर हमला करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग तो हिंसा के खिलाफ। फिर जो ब्राह्मण ने उन्होंने जगह किया, वहां मंत्र जाप किया, तो उसको उत्तर किया, फिर से पानी लेना शुरू किया, दलितों पर के पानी लेने को फिर से पहुंचे गया। फिर उन्होंने दोबारा किया भी 4 लाख लोगों का, तो जो वो ब्राह्मणवादी जिसको अम्बेडकर लेते हैं उन्होंने स्टे किया। अम्बेडकर वहां गए, 15,000 दलित थे वहां, 5 किलोमीटर की दूरी पर इकट्ठे हुए। तो अम्बेडकर वहां पहुंचकर सबसे पहले वहां के जो डीएम थे उसको मिलने गए। तो उसने कहा देखो कानून को हाथ में मत लो, सलाह दी तो अम्बेडकर मान नहीं लेंगे। तो वहां के डीएम वहां आके दलितों को समझ के देखो मैं अगर मैं पंगा लिया, जैसे उनकी भाषा होती है वो सामने सिखा देंगे, तो ये तो 4-15,000 लोग बात कर रहे हैं। तो किस मुद्दे पर हम लोग संजय मोर्चा करते हैं? ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं था जिस पर उनसे संजय मोर्चा बनता। और दूसरी बात रही कम्युनिस्ट पार्टी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने हजारों साल से चली आ रही समस्या 5 जगह लिखा, अगर 50 में देते तो हल हो जाती समस्या। बात मात्रा की नहीं है, बात लड़ने की है। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे आज एक चलन है पूरे, जैसे का आंदोलन कमजोर पड़ता है, अगर हम लोग उस कमजोरी को ठीक से नहीं समझते, गलत जगह गलत से करके समझते हैं तो कई गलतियां होती है। जैसे कम्युनिस्ट भी आदम पे लाभ करते हैं और आदम भ्रष्ट करते हैं, तो जब बीच करने पर डी करते हैं, खुद ही पर डी गिर कि हम लोग ने जाति प्रश्न को नहीं समझा, इसलिए यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन कामयाब नहीं हो पाया। ये समस्या नहीं थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो मूल थी वो विचारधात्मक तौर पर कमजोर थी, वो भारतीय समाज का वर्ग विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाई, भारतीय क्रांति की रणनीति जो राय कौशल था उसको ठीक से फॉर्मुलेट नहीं कर पाई। उससे जुड़ी है एक समस्या, जाति की समस्या है, उससे जुड़ी हुई, उस पूरे उससे अलग से नहीं है। अगर जाति को ठीक से समझ लेते तो भारत में क्रांति नहीं होती। अगर पार्टी भारत में जो तब क्रांति की मंजिल थी एंटी इंग्लिश एंटी फ्यूडल, उस लड़ाई को आगे बढ़ाती तो उस प्रक्रिया में जाति का प्रश्न ही हल हो जाता। तो जाति का प्रश्न, मूल जाति के प्रश्न को पार्टी ठीक से नहीं समझती, एक समस्या, सारी समस्या ये नहीं है। और अगली बात कहते हैं कम्युनिस्टों ने कुछ नहीं किया, कम्युनिस्टों ने करानी नहीं की। हम जानते हैं कम्युनिस्ट क्या करेंगे, अगर हम जानते तो बात ही नहीं कहते। तेलंगाना में कितने लोग शहीद हुए थे? तेलंगाना में 40 से लेकर 51 तक जो आंदोलन चला उसमें हजारों कम्युनिस्ट स्टार्टर ने बलिदान दिया। और तेलंगाना में हुआ क्या? तेलंगाना में जब 2500 गांव पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा किया तो सबसे पहले छुआछूत पर, दलितों के उत्पीड़न पर, जातिगत गाली गलौज पर, एसपीओ की उनकी मर्जी के खिलाफ, शादी पर, इन पर रोक लगा दी। और वहां जो दलित धोती नहीं, घुटने से धोती नहीं पहन सकता, चप्पल नहीं पहन सकता था, ये सब चीजें वहां कम्युनिस्ट ने बंद कराई। अब हम देखकर में एक आंदोलन थे जिसने इसके कहीं आसपास का यूज किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, इस तरह का कुछ नहीं किया। जैसे कम्युनिस्ट के नेतृत्व में जो दलित आंदोलन लड़े गए उसके बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। जितने दूसरे
मतलब सामाजिक धाराएं जो सामाजिक आंदोलन जिनको कहते हैं वो बहुत पीछे है। वो कुछ मैं दिल्ली मरिया से कुछ करवाए थे क्या टैक्सी में करे, सत्ता कुछ मांग रहे टैक्सी में करे। अमेरिका ने शुरू में तो दलितों का लालन करना शुरू किया, लेकिन उसके बाद जल्दी 4 साल के बाद उन्होंने कुछ कोई आंदोलन नहीं किया, जब तक मेरी जानकारी है। ऐतिहासिक जानकारी कम हो तो आप बताइएगा। उसके बाद अगर सरकार पर वो दबाव डालकर कुछ रहते लेने पर वो उसी में वो उनका सारा समय लगा। दलितों की लामबंदी मतलब वो उन्होंने काम ही छोड़ दिया था। उसके बाद 80 की नक्सलवादी आज भी आज तो कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लोगों से मतभेद हो सके लाइन के साथ, अगर कोई कहे तो लड़ी नहीं रहे, सबसे शोषित और पीड़ित लोगों के लिए कम्युनिस्ट ही लड़ रहे हैं आज के देश में कहीं भी हो। एक आपने कहा कि पेपर में जो आईएलपी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी उसकी चर्चा नहीं, उसकी चर्चा है पेपर में 25 पेज पर जो पहला पैरे नहीं उसकी चर्चा आती है। और तो लाल झंडे वाली पार्टी नहीं है, जैसे लाल झंडे वाली पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी को ही कहते हैं आमतौर पर, उसका कोई और मतलब हो तो बता दीजिएगा। वो कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं थी। जिस समय अम्बेडकर वो पार्टी में रहते उसी समय ये कम्युनिस्टों के खिलाफ लिख भी रहे थे। जैसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ अम्बेडकर ने जितना लिखा, जितनी नफरत जाहिर की, उतनी ही मार्क्सवाद के प्रति उन्होंने नफरत जाहिर की। इस मामले में ईमानदार थे, वो अपने विचारों को छुपाते नहीं थे। हमारे बहुत से भाई कहते हैं अम्बेडकर और मार्क्सवाद को मिला दो, अम्बेडकर को कुछ ही बनाया गया। अगर अम्बेडकर होते तो इसकी कुछ जोड़ करते हुए मत खुलाओ तो पेपर के साथ वो कैसे मतलब पेपर के साथ कुछ नहीं मिलाना चाहते गुरु के दर्शन से, तो अपने विचारों को कैसे मिलाना चाहते। एक ये बात बोली कि सारे जैसे जब 4 आंदोलन हुआ पानी लेने वाला, तो जब सरकार ने सरकार ने धमकी दी कि हमें जो अपने वो टिकट देते होते हैं, तो तब मैं कह रहा हूं सभी दुश्मन के साथ एक साथ नहीं कर सकते। ठीक है, सभी दुश्मन के साथ एक साथ करने की जरूरत भी नहीं होती है। एक बार बड़े दुश्मन के खिलाफ छोटे दुश्मन के साथ आपको संजय मोर्चा बनाना पड़ता है, लेकिन बड़े और छोटे की पहचान होनी चाहिए। बड़ा कौन है, छोटा मुख्य दुश्मन कौन है। अम्बेडकर फुले क्लियर की जो मूल गड़बड़ी ये थी कि उस समय की जो समाज में जो अंतर्विरोध थे उसमें बुनियादी और प्रधान अंतर वो नहीं जान पाए। वो पहली तरफ जो ऐसी अंतर्विरोध थे जो मूल नहीं थे उन पर ही उन्होंने काम किया। और देखिए तब ग्रामीण इलाकों में जो एंटी फ्यूडल लड़ाई बनती थी उसमें दलितों और मध्यम जातियों की जो किसान थे वो संघर्ष लड़ाई की बनती थी कि लैंड टू द और समर्थों की जमीनों पर कब्जे किए जाए, उसको गरीबों में बांटा जाए। और इस पर अगर ये लड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई लड़ी जाती है लड़ाई, तो मध्यम जाति के किसानों को भी ये बात समझाई जा सकती है अगर इनको तुम दबाव बनाओगे तो तुम खुद भी याद नहीं हो पाओगे। और जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने किया वहां उसको कामयाबी मिली जितना उसने किया। अगर हम लोग मूल जो जैसे एक जनता के बीच के अंतर्बोध होते हैं, एक जनता और दुश्मन के बीच के अंतर्बोध होते हैं, अगर जनता के बीच के अंतर्बोधों को हम लोग मुख्य अंतर्बोध बना देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा, दुश्मन के हक में जाएगा। अगर जनता की जो दुश्मन से लड़ाई है जो मुख्य अंतर्बोध है उस पर हम जनता की लामबंदी करेंगे तो उस पर केवल जनता की भीतरी अंतर्बोध की हम लोग ठीक से हल कर पाएंगे। अम्बेडकर क्या करते थे, वो जनता के बीच में जो अंतर्बोध थे उनको मुख्य अंतर्बोध बना लेते थे, तो वो जनता ही आपसे कर जाते। जब आंदोलन के बाद हमला हुआ जनता पर तो उसमें गरीबी कुछ होंगे। अगर जो उनकी संख्या लगे संख्या बल में अंग्रेजों से आजादी चाहिए, जमीन चाहिए, रोजगार चाहिए, एक संख्या बल पर लड़ाई लड़ी जाती तो उस पर जनता के जो कास्ट प्रेजुडिस है वो भी तोड़े जा सकते हैं। मतलब कुछ उदाहरण ऐसे दिए गए जैसे 4 आंदोलन के समय मतलब ब्राह्मणवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ गए थे, तो अम्बेडकर ने साम्राज्यवाद का संजय मोर्चा बना दिया कि ब्राह्मणवाद की मुख्य दुश्मन है। तो उसकी तुलना उन्होंने वो हिटलर से जो स्टालिन ने जो उससे कोई तुलना बनती नहीं है। इसमें स्टालिन ने जो किया था तब क्योंकि सोवियत पूरे इतिहास में जाना पड़ेगा कि सोवियत यूनियन को कुछ समय चाहिए था। स्टालिन से 39 में जो हुआ ये नहीं था कि हिटलर को भी समय चाहिए था, तो हिटलर को और लोगों से निपटना था, दोनों को समय चाहिए था।
सोवियत यूनियन को कुछ तैयारी करनी थी, तो स्टालिन की मतलब कुशलता थी, डिप्लोमेटिक कुशलता थी कि स्टालिन ने 2 साल का समय ले लिया। 39 पर सोवियत यूनियन पर हमला नहीं हुआ, 41 में हुआ, और 2 साल में उन्होंने इतनी तैयारी कर ली कि बाद में इसका इतिहास आप जानती हैं 41 के बाद क्या हुआ, तो बार्लिन पर झंडा फहरा दिया। तब अमेरिका ने साम्राज्यवाद से संजय मोर्चा बना लिया, तो फिर क्या हुआ, क्या ब्राह्मणवाद का फिर से क्या हुआ, तो वही नतीजे निकले जो हिटलर स्टालिन बैठते थे। तो ब्राह्मणवाद तो कुछ नहीं करा, क्योंकि जो साम्राज्यवादी सत्ता थी वो तो उससे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रही थी, वो तो उसको बचा रही थी पूरी, जो ब्राह्मणवाद थी उसका हित था उसमें कि वो बची रहे। ऐसे तो देखिए बात नहीं हो पाएगी ना, अपना नाम आप अपना नाम लीजिए, हम आपको बुलाएंगे, आप बोलिएगा नाम आप इंडिविजुअल तो बहस नहीं हो पाएगी ना, आप आदमी उसको संबोधित करिए, आप नाम ले लीजिए। और ध्यान रखिए थे जो भारत के 16 करोड़ दलितों की मुक्ति का सवाल है, उसमें बहुत से दावे डाले हैं उसकी मुक्ति के, बहुत लोग हैं, बहुत से सिद्धांत हैं दलित मुक्ति के, तो जितने भी सिद्धांत उन पर बात होंगी, अगर जो 16 करोड़ दलित सिद्धांत के साथ चले जाएंगे तो उनकी मुक्ति हो नहीं पाएगी। तो अमेरिका का जो सिद्धांत है, क्या उसमें तो दलित मुक्ति का रास्ता है? और अपन जो वामपंथी संख्या अपने चीज को लेकर खोजते हैं, जैसे 73 साल में क्रांति हुई, तो बहुत से कारणों से नहीं हुई क्रांति, उसका कारण ये नहीं था कि हम लोग जाति के प्रचलित नहीं समझा। तो अमेरिका की लोचना से बच नहीं करने का चलन है कि अमेरिका के अंदर लोचना करके दलित टूट जाएगा। तो अमेरिका को अब नाम करें तब भी आपके साथ नहीं है, दलित को कुछ कारण नहीं जा सकता, सलाया नहीं जा सकता उसको तो मतलब जीतना, मतलब उसको तो अगर पार्टी के साथ उसके हितों के अनुरूप को प्रोग्राम होगा तो आज नहीं तो कल आपके साथ आएगा। किसी उसको पहला दूसरा हम लोग नहीं जोड़ सकते। एक सभी ने कहा कि सर्वहारा वर्ग की आंदोलन, सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में दलित मुक्ति होगी, तो दलित तो खुद ही सर्वहारा है, दलितों के 90% लोग तो सर्वहारा ही है, तो फिर सर्वहारा के नेतृत्व में सर्वहारा की मुक्ति होगी, मतलब बात का दोहराव हो जाएगा। 10% हमने से जो करते हैं अन्य चीजों में 10% दलित को दलित रह नहीं गए। जो दलित है एक्चुअली वो तो खेतों में काम करते हैं, भट्टों में काम करते हैं, होटलों में काम करते हैं, कहीं भी इस तरह के सफाई का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो तो ही सर्वहारा है। और वो सर्वहारा की मुक्ति सर्वहारा वाली पार्टी के नेतृत्व में होगी, ये मेरे ख्याल ज्यादा कहना ठीक रहेगा। बाकी बेटर में एक अलग से पढ़ते हैं उसको, और मतलब कल पढ़ने का मौका मिले तो और ज्यादा तफसील से हम लोग चर्चा करें। कुछ सवालों के तो जवाब आई गए हैं उनसे, मतलब मैं चूंकि मैं इस अरविंद मेमोरियल ट्रस्ट से संबंध रखता हूँ और रिसर्च टीम के कामों में भी भागीदारी रही, इसलिए मतलब एक तरीके से मैं पेपर को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनफॉर्मली। तो एक कुछ सवालों पे साथी सुखविंदर ने रखा, जैसे कि अलग से दलित संगठन बनाने का सवाल है, जिसपे हम लोग का साफ तौर पे स्टैंड ये है कि एक ऐसा संगठन जो जाति की पहचान के आधार पर, चाहे वो सवर्णों का ब्राह्मण स्वाभिमान रक्षा मंच हो, और या फिर एक ऐसा संगठन जो एक्सक्लूसिव हो, जो अन्य लोगों को बहिष्कृत करता हो। ये तो दार्शनिक तौर पर मार्क्सवादियों के खिलाफ है। दार्शनिक तौर से बेसिकली ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। आप एक ऐसा संगठन बना सकते हैं जो निश्चित तौर पर दलित मुक्ति को समर्पित हो, लेकिन दलित संगठन बनाने का जो तर्क है वो अंततः कहीं न कहीं अन्य, और ये एक तरीके से दलित कॉज के लिए भी अपने सभी पोटेंशियल मित्रों को खोने जैसा हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्म उनका किसी भी जाति में हुआ हो या कोई भी उनका जातिगत पहचान और वो जाति त्याग चुके हो, जैसा कि पेपर में हमने लिखा है, वो उससे ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं।
तो इसमें हो सकता है ये महज सिर्फ नाम का फर्क हो, क्योंकि मुझे लगा कहीं ऐसा कंफ्यूजन भी हो सकता है करने वाले साथी के वक्त जो नेपाल से आए थे, बात रखी उन्होंने कि दलितों को संगठित न किया जाए, ये हमारा कहना कहीं भी नहीं। निश्चित तौर पे दलितों को संगठित किया जाए। सवाल यह है कि उनको संगठित किए जाने का ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म क्या होना चाहिए। वो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म क्या कोई दलित संगठन होगा इन अर्थों में कि उसकी सदस्यता दलितों तक सीमित होगी, पर निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड कास्टिज्म में तब्दील हो जाएगा, एक सर के बल खड़े जातिवाद में तब्दील होगा। ऐसा इस देश में हो रहा है और ये अपने आप में चाहे वो जुमलों के आधार पर या जुमलों के धरातल पर कितनी भी रेडिकल पॉलिटिक्स हो, वो अंततः किसी नतीजे पर सवाल को नहीं पहुंचा है। वो इस सवाल का सोल्यूशन दे नहीं सकता है इस तरह का कोई भी स्टैंड है। दूसरा मेरी जिज्ञासा थी बस, जैसे कि अगर ये प्रस्ताव निश्चित तौर पे अगर इस रूप में अमल में लाया जा सके कि पूरे दक्षिण एशिया में, जो निश्चित तौर पर हमारा भी मानना है कि ये सिर्फ भारत की परिघटना नहीं है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और जहां जहां हिंदुइज्म गया, इवन कंबोडिया में भी तब जहां पर हिंदुइज्म की पहुंच बनी, वहां पर भी जातिगत हायरार्की समाज में चली गई, ऊपर बुलंद करके उतर गई समाज में, और वहां पर भी ये सवाल किसी न किसी रूप में बनेगा। लेकिन अभी तो दिक्कत यह है कि देश के लेवल पर भी अगर दलित संगठन बनते हैं तो उनमें जैसे दलित संगठनों के साथियों से कई बार दोस्ताना बहस होती है, तो वो पूछते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में आप किसी में कितने दलित हैं, ये बड़ा अक्सर आता है और नेतृत्व में कम्युनिस्ट आंदोलन में सकता है, निश्चित तौर पर एक फोरम बन सकता है। लेकिन मेरा एक एप्रीहेंशन है, मेरा एक डर है कि ऐसा कोई भी मंच, हो सकता है मैं गलत हूं, ऐसा कोई भी मंच इलीट दलित पॉलिटिक्स का फोरम बनेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई ढांचा व्यापक खड़ा किया जाएगा जो महाद्वीपीय आधार पे एक कॉन्टिनेंट के हिस्से में जहां पर हिंदू सोसाइटी या हिंदू जाति व्यवस्था का प्रभाव है, जब अभी देश में इस तरह के दलित ऑर्गेनाइजेशंस जो अपना ऑल इंडिया फोरम बनाते हैं, वो पूरी तरीके से एक खास वर्ग के दलितों के उसमें होता है, वो रिप्रेजेंट करने का क्लेम करते हैं, गरीब दलित आबादी की नुमाइंदगी करने का क्लेम करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये सभी लोग जानते हैं, उनकी शिकायतें और ग्रीवांसेस क्या है ये भी सभी लोग जानते हैं कि इस तरह के जो फोरम्स बनते हैं उनकी क्या शिकायतें होती हैं। ऐसे में मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब हो सकता है ये संभव हो, लेकिन मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा ऑल एशिया फोरम किस तरीके से बन पाएगा, या अगर बनेगा तो उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र क्या वाकई सर्वहारा या किसी भी रूप में प्रगतिशील ऐतिहासिक तौर पर निर्धारित कैसे किया जाएगा। ये तो बहुत ढीला ढाला एक संघीय ढांचा होगा, फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा बन सकता है, कोई जो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बनेगा वो अंततः किन मांगों को लेके सामने आ पाएगा। और अगर वहां पर कोई प्रोलेटारियन ब्लॉक इस तरह के फोरम पे मौजूद हो, तो अभी क्या ऐसा कोई ब्लॉक बनाया जा सकता है जो प्रोलेटारियन पॉलिटिक्स को इस तरह के महाद्वीपीय दलित संघ में रिप्रेजेंट करे, खासकर कि तब जबकि वह संगठन दलितों का ही हो, तो कैसे होगा ये मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूं। दूसरी चीज एक बात है कि हिंदू जो अलग अलग पर्सनल लॉ बने थे रिलीजन के मुताबिक, ये बात फैक्चुअली सही है और इस बात के लिए अंबेडकर की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने हिंदू जो पर्सनल लॉ था उसमें उन्होंने 2-3 चीजें इंट्रोड्यूस की। एक कि जो उत्तराधिकार है वो लड़की को भी मिलना चाहिए, जो फैमिली स्ट्रक्चर में उत्तराधिकार लड़की के पास जाना चाहिए। लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज थी उसका अम्बेडकर ने विरोध नहीं किया, बहुत सबसे ताज्जुब की बात है। अम्बेडकर को एक रैशनलिस्ट मॉडर्न व्यक्ति के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन एक रैशनलिस्ट मॉडर्न व्यक्ति वो एक मॉडर्न स्टेट को खड़ा करने के बजाय सेपरेट पर्सनल लॉज की बात करता है, जिसका बेसिस क्या है उसका वो विरोध नहीं करते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ या सेपरेट हिंदू कोड बिल नहीं आना चाहिए, इसका अम्बेडकर कहीं भी विरोध नहीं करते हैं। वो इस चीज को लागू करने की बात हिंदू कोड के भीतर करते हैं कि स्त्रियों को मिलनी चाहिए हिंदू, अगर मुसलमानों को नहीं मिलता है तो इससे अम्बेडकर को कोई खास नहीं करते, और अगर मुसलमानों के बीच में पॉलीगेमी को उसका पर्सनल लॉ जो है इजाजत देता है, इस पर भी अम्बेडकर को दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अम्बेडकर का ऑब्जेक्टिव जो भी आप कह लीजिए किस चीज से बनता है, वो इस चीज से बनता है जो कि प्री मॉडर्न स्टेट का लॉजिक है, जो कि इस देश में मौजूद जनता के भीतर की प्राइमोर्डियल आदिम चेतना के साथ एक समझौता है,
जो कि सेपरेट रिलीजियस लॉ का विरोध नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इतना कह रहा है हिंदू, और आप हिंदू लॉ को रिकॉग्नाइज क्यों कर रहे हैं? हिंदू लॉ की आइडेंटिटी किस चीज पे बेस्ड है? रिलीजियस उस पे बेस्ड है, और हिंदू लॉ हिंदू लोगों के लिए लॉ, और इससे बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। आप फिर ये बात कहते हैं कि मास कन्वर्जन होने चाहिए बुद्धिज्म में, और आप हिंदू लॉ के भीतर बात कर रहे हैं कि लड़कियों को उत्तराधिकार मिलना चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। और अपने आप में अगर ऐसा वो मास कन्वर्जन की बात नहीं भी करते तो भी ये गलत है कि अगर कोई प्रोग्रेसिव व्यक्ति देश की पूरी आजादी के समक्ष वो एक यूनिफॉर्म लॉ और सिटीजनरी के कॉन्सेप्ट का समर्थन नहीं करता है, तब तो वो प्रॉपरली बुर्जुआ भी नहीं है। दीगरों के सेंस में वो प्रोग्रेसिव बुर्जुआ भी नहीं है, या वॉल्टेयर या रूसो के सेंस में वो प्रॉपरली बुर्जुआ भी नहीं है। अभी तो उसको डेमोक्रेटाइजेशन के भी, कॉन्शियसनेस की डेमोक्रेटाइजेशन का भी टास्क उसका पूरा नहीं हुआ है, वरना आप सेपरेट रिलीजियस लॉ की बात नहीं करेंगे। कुछ बाकी हम लोग की बातचीत चूंकि बाहर भी होती रही थी कॉमरेड सिन्हारे से, तो उसके बारे में कुछ सवाल थे बात की, मतलब क्योंकि एकेडमिक उसमें आए तो, और साथ ही यहाँ क्योंकि मैं जितने साथियों को जानता हूँ इस डिसिप्लिन से नहीं आता, तो मैं थोड़ा बात को सॉलिडिफाइड कर देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही एकेडमिक टर्मिनोलॉजी में, स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी में बात आई है। जैसे एक सवाल यह आया कि कास्ट को हमने यूनिफॉर्म तरीके से देखा, वैसे पेपर में देखा नहीं गया है कास्ट को यूनिफॉर्म तरीके से कि सारे दलित भारत एक है। ये कंफ्यूजन शायद इसलिए कन्वे हुआ होगा क्योंकि ये कास्ट क्वेश्चन का हिस्टोरियोग्राफिकल एनालिसिस करना मकसद नहीं था इस पेपर का। अगर हम शायद हिस्टोरियोग्राफिकल, हालांकि ये बात दिख रही है कि दक्षिण भारत में मध्यवर्ती गोवर्ण पहले ही इस चीज का पेपर में दिख रहा है, क्षत्रिय और वैश्य और ब्राह्मणाइजेशन जब वहां पहुंचा, और अकल्चरेशन जिसको बोला जाता है, ब्राह्मणिकल अकल्चरेशन जब पहुंचा, यानी कि ब्राह्मणवादी विचारधारा जब दक्षिणी भारत के उसमें पहुंची, तो वेल्लाल कृषक जाति जो वहां की थी, वेल्लाल कृषक जाति को शूद्र का दर्जा दिया गया, और ये वेल्लाल कृषक जाति के किंगडम्स पैदा हुए। इसलिए क्षत्रियों के फंक्शंस को वेल्लाल जाति का ही जो अपर मोबाइल हिस्सा था, जो कि उन किंगडम्स के शासक वर्ग को निर्मित करता था, वही वो क्षत्रिय का फंक्शन भी पूरा कर रहे थे, इसलिए वहां क्षत्रिय जाति कभी पैदा हो ही नहीं पाई। तो ये तो वेरिएशन की बात हमने की, ये बात सही है कि इस वेरिएशन, ये जो कास्ट हायरार्की का वेरिएशन है, इसमें हम अलग अलग सारी बात नहीं, ये बात इनफैक्ट बंगाल पर भी लागू है। वहां पर भी क्लासिकल सेंस में कोई क्षत्रिय और वैश्य जो है वो बाद में कॉलोनियल पीरियड में आउटसाइड कमर्शियल एजेंट्स के तौर पे गए। अपने आप में बंगाली सोसाइटी ने दो ही वर्ण के उसको देखा जाए तो पैदा किया, ब्राह्मण और शूद्र जो पैदा हुए। मतलब ऐसा कुछ हिस्टोरियंस का व्यू है, बाकी इसको और बहस हो सकती है, लेकिन इतना तो इसको अगर मान लिया तो इतना तो मानते ही हैं हम लोग भी कि पूरे देश में रीजनल वेरिएशंस जबरदस्त है। लेकिन एक चीज जिसमें हम लोग सबाल्टर्न हिस्टोरियन से बिल्कुल अलग जमीन पर खड़े हैं, वो ये कि इन वेरिएशंस के पीछे जो हायरार्की है और उस हायरार्की को वैध ठहराने वाला जो तर्क है वो पूरे देश में यूनिफॉर्म है। वो प्यूरिटी और पोल्यूशन का जो एक डायकोटमी, एक विरोधाभास ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी ने पैदा किया, ये वो यूनिफॉर्म लॉजिक जो हर जगह के जातिगत पदानुक्रम हायरार्की को जस्टिफाई करने का काम करता है। और ये जरूर है कि हम लोग लुई ब्रूनो और फ्रेंच समाजशास्त्रियों की तरह ये नहीं कहते कि ये शुद्धता और प्रदूषण का ये जो डायकोटमी है प्योरिटी पोल्यूशन का, ये कहीं ऊपर से आ रहा है। ये जो लुई ब्रूनो बोलता है कि हर समाज का एक बेसिक सेट ऑफ वैल्यूज होता है जो उसके सबसे बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है लेवी स्ट्रॉसियन सेंस में, और वो बेसिक स्ट्रक्चर फिर इंजेंडर करता है सोशल फॉर्मेशन। ये उल्टा है, सोशल फॉर्मेशन इस तरह के प्योरिटी पोल्यूशन के कंसेप्ट को पैदा करते हैं। मूल तौर पे जो उनका पूरा लॉजिक लुई ब्रूनो का है कि प्योरिटी पोल्यूशन का ये कंसेप्ट जो है वो ग्रामेटिकली एक कहीं ऐसा लिखते नहीं, लेकिन वो डिवाइनली गिवन टाइप का है कि वो डिवाइनली गिवन। और आइडियोलॉजी कहां पैदा हुई? डिस्क्रीट कास्ट या आप खैर यहाँ आगे बाकी मैं पूरी बात करता हूँ। लुई ब्रूनो कहीं पर भी डिस्क्रीट कास्ट की बात नहीं करता, दीपांकर गुप्ता करता है डिस्क्रीट कास्ट की बात। एक और बात रखिए यहाँ क्या बात है, इस तरह से तुर्की बतुर्की की बात मैं पूरा कर लेती हूँ, शायद इन चीजों पर ध्यान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेसिक चीज ये कि ये सवाल यहाँ पर आ जाता है कि क्योंकि लुई ब्रूनो कहता है कि ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है जो प्योरिटी पोल्यूशन को उसको पहले आइडियोलॉजी कहाँ पैदा हो, ये लुई ब्रूनो कहीं नहीं बताता है। होमो हायरार्किकस में एक भी चैप्टर इस विषय पर केंद्रित नहीं है जो ये बताता है कि ये बेसिक
theoretical ideology of purity and pollution, ये पैदा होने की प्रोसेस क्या है, जिसको गिवन के तौर पे उस बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पे माना गया है, जो स्ट्रक्चर जो एक जगह लुईस को मैं कोट करता हूं यहाँ पर, लुईस को लिखता है कि हर सोसाइटी को कुछ वैल्यूज की जरूरत होती है, तो मोमेंट यू एक्सेप्ट अ वैल्यू यू आर एक्सेप्टिंग अ प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, वैल्यू इंजेंडर्स हायरार्की, किसी भी मूल्य को जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसी क्षण आप पदानुक्रम के सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं, वो यहाँ तक है, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ बिगिनिंग कोई मटेरियल रियलिटी नहीं है, उसका पॉइंट ऑफ बिगिनिंग एक आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, नॉन बेसिक लॉजिक है। बाकी डिस्क्रीट कास्ट की थियरी का लुईस वो कहीं जिक्र नहीं करता, वो डिस्क्रीट नहीं बोलता है, लेकिन उसका कंसेप्शन भी अपने तरीके से एटॉमिक थियरी ऑफ कास्ट की तरफ जाता है, एटॉमाइज्ड कंसेप्शन की तरफ जाता है, जो कि कास्ट जिसमें एक ऐसा रिलीजियस गिवन बन जाता है जो कि एक तरीके से इनमोबाइल है। इसीलिए लुईस वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि भारत के पास कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसके पास जिस नतीजे पर एडवर्ड ईपी थॉमसन के पिता एडवर्ड जॉन थॉमसन पैदा पहुंचे थे कि इंडिया इज अ लैंड सिंगुलरली bereft of history, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं चला आ रहा है, या जो लोगों को बस चला आ रहा है, अनादि अनंत है, इटर्नल है, चिरंतन है, उसके किसी पॉइंट ऑफ बिगिनिंग को नहीं तलाश किया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा सवाल जो आता है यहाँ पर, जो साथी ने उठाया कि सब्जेक्ट पोजीशन पे जाना होगा। पहली बात तो ये, इस लॉजिक का प्रेमाइस शायद हम लोग कहीं कन्वे नहीं हो पाया हो पेपर में, हम लोग कोई ऐसा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं, कास्ट का बहुत वेरिएशंस हैं और बहुत जगह पे हम लोग को ऐसा लगता है जहां पर दलित मूवमेंट्स जो हुए, जैसे नाम शूद्र जिसके आपने जिक्र किया, वहां पर दोनों हमको दिखता है, कॉलोनियल स्टेट से सिंपल अपोजिशन का भी कोई फेसिस नहीं दिखता है और सिंपल कोलैबोरेशन का भी कोई फेसिस नहीं दिखता है। अब ये बात अलग है कि सबाल्टर्न हिस्टोरियन जिसमें उसकी ऑटोनॉमी तलाश दें कॉन्शियसनेस की, मैं अभी उससे नहीं जा रहा हूँ। मूल जो आपने सवाल उठाया कि पेपर में ये बात आई है कि हमको नेशनलिस्ट कहीं ना कहीं पोजीशन पे हम जाके खड़े हो गए हैं जब हम कास्ट के एक ऐसे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर की बात करते हैं और उससे सब्जेक्ट पोजीशन पे जाना होगा। ये पोस्ट मॉडर्न जब से सबाल्टर्न हिस्ट्री हिस्टोरियंस ने एक लिंग्विस्टिक टर्म लिया है, तब से उनकी फेवरेट पोजीशन है सब्जेक्ट पोजीशन पे जाना है। हालांकि सब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट मानते हैं कि सब्जेक्ट इज अ कॉलोनियल दिस सब्जेक्ट, दिस पोस्ट कॉलोनियल मॉडर्न सब्जेक्ट इज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, और चूंकि ऐसा है और ऐसा इसमें भी है कि आजादी के बाद जो स्टेट आया वो आधुनिक राज्य, वो मॉडर्न स्टेट था, और इस सेंस में कोई रैडिकल रप्चर नहीं हुआ, क्योंकि कॉलोनियल स्टेट भी एक मॉडर्न स्टेट था, वो भी एनलाइटनमेंट के प्रभुत्वशाली डोमिनेशन के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहा था। जो मॉडर्न स्टेट आया आजादी के बाद वो भी चूंकि वो मॉडर्न स्टेट था, एंड चूंकि सभी मॉडर्न चीजें मस्ट बी डन, उनको कचरे के पेटी में फेंक दिया जाना चाहिए और इनलाइटनमेंट से जुड़ी हर चीज को पेटी में, कचरे के पेटी में फेंक दिया जाना चाहिए, इसलिए सब्जेक्ट पोजीशन पे जाना होगा। अब आप सब्जेक्ट पोजीशन का इस तरह का वेलोराइजेशन जब करते हैं, सब्जेक्ट पोजीशन का वेलोराइजेशन करने का मतलब ये क्या है कि कास्ट की बात नहीं है, उस कोई और नहीं बोल सकता है, उस जगह पे जाके सोचा जाए, उस जगह वही बोलेगा कि वो अनुभूति, जो दलित अनुभूति है, वो दलित अनुभूति जो उसका स्वामी है, इस दलित अनुभूति का और एक्सक्लूसिव दलित अनुभूति का जो स्वामी है, उसी के पास बोलने का अथॉरिटी है कि वो दलितों की तरफ से बोल सकता है। और ये जो नेशनलिस्ट कंस्ट्रक्शन किए गए और कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन किए गए, कॉलोनियल स्टेट ने खास तरीके से कास्ट को कंस्ट्रक्ट किया, जो निकोलस डर्क्स की बात एक साथी और सनती के जो हमारे साथी उन्होंने देखी कि निकोलस डर्क्स का जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंच जाता है कि कास्ट एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है, एक निर्मिति है, एक मानसिक, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है जो कॉलोनियल स्टेट ने इस तरीके से इमेजिन किया, और इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रोनाल्ड इंडियन एक जो इस तरह का पोस्ट ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन है, उसकी किताब का नाम है इमेजिनिंग इंडिया, कि इंडिया को इमेजिन किया कॉलोनियल पावर ने आके और इमेजिन करके वैसा इंडिया बनाया जिस इंडिया को डोमिनेट करना, जिस इंडिया को लूटना, शोषण करना आसान है। ये बात है कि शेड्यूल कास्ट जो है वो एक गवर्नमेंटल कैटेगरी है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंटल कैटेगरी हवा में नहीं बन सकती है। हर गवर्नमेंटल कैटेगरी एक फ्लॉड रिफ्लेक्शन होती है किसी न किसी रियलिटी का। वो गवर्नमेंट आके फिर ये भी सवाल आएगा कि उन्होंने यही क्यों बनाए, वो कुछ भी और भी तो हो सकता था। कॉलोनियल स्टेट ने आके शेड्यूल कास्ट कैटेगरी बनाई। निकोलस डर्क्स कहता है कि इस कैटेगरी के बनाए जाने और खासतौर पे 1871 से जो कास्ट सेंसस एचएच रिजली ने शुरू किया, उस सेंसस ने कास्ट को पैदा किया है। कॉलोनियल स्टेट ने अपनी ऐसी हरकतों से, बर्नार्ड ब्रोन एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट अमंग हिस्टोरियंस, इसी किताब में वो लिखता है राइज ऑफ एथनोग्राफिक स्टेट में कि एथनोग्राफिक स्टेट का एक अंधभक्ति चीजों को गिनने से, वर्गीकरण करने से, तो कॉलोनियल पावर जब आई तो उसने इंडिया की जो मल्टीपल आइडेंटिटीज थी,
ये जो बहुलवादी अस्मिताएं थी, और कितना सुंदर था वो भारत जिसमें ऐसी बहुलवादी अस्मिताएं थी, जय हो ऐसी भारत की जिसमें कि ऐसी बहुलवादी अस्मिताएं जो है आपसी सामंजस्य में मल्टीपल आइडेंटिटी जी रही थी। और एक मौका आया जब कॉलोनियल स्टेट में आके उसमें से एक आइडेंटिटी को जो है वो हेजेमोनिक आइडेंटिटी बना दिया, कास्ट आइडेंटिटी को, उसको कंस्ट्रक्ट, ये एकदम गलत थी। इवन मिडिवल पीरियड के हिस्टोरियंस ने दिखाया है कि कास्ट अपने ओरिजिन से लेकर ओरिजिन से लेकर बाद तक लगभग हर युग के शासकों को सबसे इफेक्टिव रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी के साथ। इस बार हम जिक्र करते हैं कि जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए भारत तो उन्होंने दो सवालों पर हिंदुइज्म की आलोचना की, हिंदू धर्म की। एक आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, और दूसरा पॉलिथिज्म, बहुदेववाद। एक चीज जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कमेंटेटर था जिसने जाति व्यवस्था के पर सवाल उठाया, एल-बरूनी, और वो एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन था। उसने सवाल, और वो भी बड़े नरम शब्दों में, कि ब्राह्मण हेजेमनी को क्वेश्चन करते हुए जातियों में बटे हिंदू समाज को उसने कमेंट किया और उसको इस्लाम के बरक्स और मुस्लिम सोसाइटी के बरक्स जक्सटापोज कर शेयर रखा कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस की। इसके अलावा किसी ने भी नहीं किया। उल्टे जो मुस्लिम कम्युनिटी से उसने इस्तेमाल किया इस कास्ट हायरार्की का, जो जातियां कन्वर्ट हुई, जो जातियां तब्दील हुई, जिन्होंने कन्वर्जन किया इस्लाम में, वो जातियां अगर दलित होती तो वो सभी जातियां एंडोगेमी को प्रैक्टिस करती रहती थी। बुनकरों की जैसे मुस्लिम की जाति वो एंडोगेमी को प्रैक्टिस करती रही लंबे समय, अभी भी कर रही है बहुत हद तक। और एक ये चीज कैरी ओवर हो गया कास्ट सिस्टम से, और इस तरीके से जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी एक कास्ट डिवाइडेड कम्युनिटी के तौर पर पैदा हुई। और ये कॉलोनियल पावर के आने से पहले हो चुका था। मुगल पीरियड में सीए दिल्ली अपनी किताब रूरल टाइम्स एंड मदार्स में लिखते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो भी उसी तरीके से कास्ट डिफरेंशिएटेड कम्युनिटी के तौर पर आई। और इस मामले में कैम्ब्रिज हिस्टोरियन वो बात अलग है, लेकिन इस सच्चाई को बिल्कुल ठीक पता है। और निकोलस डॉल्स की सुजन बेली ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इन 18th सेंचुरी में एकदम ठीक आलोचना की है कि कॉलोनियल स्टेट आउट ऑफ द ब्लू हवा से कोई चीज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। और इसलिए जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे जाने की बात है, ये अंततः कहीं ना कहीं आइडेंटिटी को परकीकृत करके, अस्मिताओं को परकीकृत करके उनके जश्न मनाने तक जाती है। इन सेपरेट आइडेंटिटी को रीफाई करो, इनका जश्न मनाओ। और देखिए कॉलोनियलिज्म के पहले ऐसा ही तो था, ये मल्टीपल आइडेंटिटीज, ऑब्वियसली मल्टीपल आइडेंटिटीज थी। और जो कास्ट सिस्टम था वो भी कोई होमोजीनियस किस्म का या कोई मोनोलिथिक किस्म का सिस्टम नहीं था। आपस में उसके भीतर बहुत वैविध्य है, अलग अलग इलाकों में वैविध्य है, अलग अलग धार्मिक संदर्भ जहाँ पे मौजूद है वहां पर वैविध्य है और बहुत वैविध्य मिलेगा। लेकिन बेसिक अंडरलाइन प्रिंसिपल जो जिस आइडियोलॉजी का हर रूलिंग क्लास अपने अपने दौर में अपने अपने जो है एप्रोप्रिएशन के तरीके के लिए इस्तेमाल करता है, वो बेसिक यूनिफाइड अंडरलाइन प्रिंसिपल है, जो बुनियादी सिद्धांत है वो यूनिफॉर्म है, उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया। और वो बदलाव खास तौर पे उस समय आता है जिस समय कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, और इस बात को इरफान हबीब ने बहुत अच्छे तरीके से रखा है कि कोई भी पेटी कमोडिटी प्रोडक्शन जहां पे छोटे पैमाने का माल उत्पादन होगा वहां पर ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी, या जिसको आप कहते हैं कि अनन्य श्रम विभाजन, एक गैर लचीला श्रम विभाजन, एक रिजिड लेबर डिविजन बेस्ड ऑन बर्थ, ये इस किस्म का रिजिड लेबर डिविजन कैपिटलिज्म सस्टेन नहीं कर सकता है। कैपिटलिज्म इसको तोड़ेगा। एंडोगेमी को कर सकता है, एंडोगेमी से कैपिटलिज्म की लड़ाई है, क्योंकि एंडोगेमी एक ऐसी चीज देता है जो बूर्जुआ प्रॉपर्टी को उससे भी ज्यादा पवित्र बना देता है जितना कि किसी भी बूर्जुआ फिलॉसफर ने बनाया। जो ये जो प्रॉपर्टी के उत्तराधिकार के जरिए नीचे जाने का पूरा मैकेनिज्म होता है वो तो सबसे अच्छा बन जाएगा। एंडोगेमी के साथ कैपिटलिज्म का कोई इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, इसलिए कैपिटलिज्म एंडोगेमी के साथ सर्वाइव कर सकता है, कैपिटलिज्म रिजिड लेबर डिविजन के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इस मायने में आज ये बात सच है और पेपर में भी ये बात आई है कि बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो कि न कि निजी क्षेत्र में बल्कि सरकारी क्षेत्र में दलित जातियों के लिए ही, मतलब दलित जातियां हैं उसमें बहुल है। लेकिन इसमें एक छोटा सा फर्क क्वालिफायर हम लोग जोड़ते भी हैं कि अब ये चीज एक ऑब्लिगेशन नहीं है। पहले ये चीज एक ऑब्लिगेशन थी और इसमें फर्क पड़ता है, ये सिर्फ एक फॉर्मल डिफरेंस नहीं, ये सिर्फ एक औपचारिक फर्क नहीं है। पहले जिस तरीके से सामाजिक टैबू और जो जिस तरीके से पूरा एक सामाजिक हेजेमनी कास्ट आइडियोलॉजी की काम करती थी कि आप जा ही नहीं सकते, आप जाते तो आप जात बाहर हो जाते, आपको मारा जा सकता था, पीटा जा सकता था पेड़ से बांध के, आप उस चीज का भी उस वर्जना को तोड़ नहीं सकते थे जो ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी थी।
लेकिन आज ये टूटी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जल्दी इस तरीके से टूटेगी नहीं, और कई हद तक टूटी भी है, ये भी तो मानना पड़ेगा। क्या ऑक्यूपेशनल रिजिडिटी उसी तरीके की बनी हुई है जिस तरीके की प्री कॉलोनियल पीरियड या कॉलोनियल पीरियड में थी? हम नहीं लगता, काफी हद तक टूटी है और काफी हद तक बची भी हुई है। लेकिन इसमें सवाल इस क्वांटिटी का नहीं है कि कितना टूटी और कितना बची, सवाल ये कि अगर टूटने की प्रक्रिया शुरू हुई तो जो उभरता हुआ ट्रेंड वो इस चीज का टूटना। लेकिन कास्ट सिस्टम यहाँ पर इंसान अभी गलत है, जहां पर बोलते हैं कि कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट के साथ कास्ट का इकोनॉमिक रजिस्टर डिमिनिश हुआ, जो उसका आर्थिक पहलू है वो लगातार कम होता गया है, और वो ये एक मैकेनिस्टिक वो है। इकोनॉमिक पहलू ने ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने उस इकोनॉमिक रजिस्टर, जैसा कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ने अन्य सभी अस्मिताओं के साथ किया है, उस इकोनॉमिक रजिस्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको तब्दील कर दिया है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इरफान अदीब का लॉजिक यहाँ पर जाने लगता है कि कैपिटलिज्म अगर जितना अपने परफेक्शन, अपने थ्योरेटिकल परफेक्शन की तरफ बढ़ेगा, उतना ही कास्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली एक हद तक खत्म होता जाएगा। यहाँ पर एंडोगेमी और पेट्रियार्की के एस्पेक्ट को एकदम मिस कर रहे हैं कि पेट्रियार्की किस तरीके से और एंडोगेमी किस तरीके से, ये जो सजातीय विवाह की जो परंपरा है समाज में, और ये जो पितृसत्तात्मक गठजोड़ और पवित्र गठजोड़ पूंजीवादी राज्य के साथ बना हुआ है, ये गठजोड़ किस तरीके से एंडोगेमी को एक बहुत अच्छा एक याराना पैदा कर देता है उसके साथ। इसलिए जो सब्जेक्ट पोजीशन पे जाने वाली बात है, इसको और मैं चाहूंगा थोड़ा एलाबोरेट करें ताकि कि सब्जेक्ट पोजीशन पे जाने का मतलब कहीं एक एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म में गिरना तो नहीं, निश्चित तौर पे रिलेटिव है कास्ट हायरार्की, और उसके रिलेटिविटी के एस्पेक्ट के साथ उसके जो एब्सोल्यूट कैरेक्टर है उसको भी देखना होगा। और इसके डायलेक्टिक्स में ही कास्ट सिस्टम बदलता रहा है थ्रू एजेस। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट पोजीशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ कास्ट आइडेंटिटी को, और यही सबाल्टर्न स्टडीज करता है, यही नेशंस एंड इट्स फ्रैगमेंट में बात चैटर्जी करते हैं, यही जो है डेफिनेट डिफरेंस वाले अपने आर्टिकल में क्या था वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी, दीपेश चक्रवर्ती, यही काम दीपेश चक्रवर्ती करते हैं कि और देखिए मॉडर्न स्टेट में जो कुछ किया वो सब्जेक्ट एक होमोजेनाइजेशन किया, और ये जो होमोजेनाइजेशन और ये यूनिवर्सलाइजेशन किया, देश की जनता का जो क्या बोलेंगे उसको एक रूपीकरण, एक फोर्स किया ऊपर से, इस एक रूपीकरण। और यहीं पे फूको पे जाते हैं वो वापस, जहां पे फूको कहता है कि हर मान, हर मानक, हर यूनिवर्सल, ये क्या बोलेंगे ऑप्रेसिव दमनकारी, हर नॉर्म, हर यूनिवर्सल ऑप्रेसिव। तो यहाँ नहीं, इसका आप अपनी बात रखिएगा, इसका हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, एक सेपरेट पेपर इसी पे है, उस पर हम लोग भी अपनी बात रखेंगे, आप बात रखिएगा। लेकिन फूको का बेसिक लॉजिक यहाँ पे जाता है कि हर नॉर्म, हर यूनिवर्सल ऑप्रेसिव है, और इस रूप में कोई भी कलेक्टिव रेजिस्टेंस जवाब करेंगे, क्योंकि हर कलेक्टिव सामूहिक प्रतिरोध के पीछे कहीं ना कहीं कोई नॉर्म की भावना काम कर रही होती है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन के दौरान एक पुराना नारा लगा, आवाज तो हम एक है, तो एक टीचर ने इसको बहुत आपत्ति की, ये बोला कि आवाज तो हम एक है, मत बोलो, आवाज तो हम अनेक है। ये जो एक है ये तो दमनकारी होमोजेनाइजेशन कर देता है। दमनकारी होमोजेनाइजेशन की वजह से क्या होता है कि जब अगर आपके कलेक्टिव के पास भी पावर आएगी तो आप एक पावर स्ट्रक्चर पैदा करेंगे, है ना। हर कलेक्टिव, हर यूनिवर्सल, हर नॉर्म ऑप्रेसिव है, ये पावर पैदा करता है, इसलिए आप पूंजीवाद का कोई कलेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं कर सकते। अलग अलग आइडेंटिटी फ्रैगमेंटरी रेजिस्टेंस करेंगी। देखिए उधर ट्राइबल्स कर रहे हैं, देखिए ट्राइबल्स कितने अच्छे से रहते हैं, ट्राइबल्स प्रकृति के साथ कितने उसके साथ रहते हैं। ट्राइबल्स तो छेड़ होता है, छेड़ दिया ना, कॉलोनियल स्टेट ने छेड़ दिया, फिर साम्राज्यवादियों ने छेड़ दिया, फिर राष्ट्रवादियों ने छेड़ दिया, और ये कम्युनिस्ट बीच से बात नहीं आते हैं, ये भी छेड़ने की बात करते हैं। ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोग्राम चला था यूएसएसआर में, है ना। ये जो पूरा लॉजिक है, ये अनक्रिटिकल सेलिब्रेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स, ये अंततः वास्तव में इसका क्रक्स क्या है? इसका क्रक्स क्या है? परिवर्तन से हर किस्म का अधिकरण छीन लो, चेंज से हर किस्म की एजेंसी छीन लो, चेंज को एजेंसी डिनाई करो, मत दो, चेंज की बात करो। रेडिकल टेक्नोलॉजी एक जगह लिखते हैं, ये जिसमें 60s में पैदा हुआ और उसी का एक ऑफशूट था। 60s में जो जबरदस्त तालमेल हुआ निहिलिज्म का, में 68 का जो पेरिस था उसको लोग कहते हैं रेडिकल पेरिस, हम लोग कहते हैं कंफ्यूज पेरिस, बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज पेरिस था। उसमें सब कुछ मिल रहा था, एक तरफ ये मिल रहा था कि जीपीसीआर हुआ चाइना में, तो ये उसको एलन डेजियो बोलता है कि रेवोल्यूशन अगेंस्ट पार्टी था, और वो मोमेंट था जिस समय पार्टी और रेवोल्यूशन और क्लास और स्टेट और डिक्टेटरशिप का युद्ध गिर गया। अब क्या होगा? अब क्लास की बात मत कीजिए, अब आप एक कैटेगरी की बात कीजिए, रूलर्स, उसके नीचे अपोज कौन करेंगे उनको? मल्टीट्यूड, और उस किस चीज के लिए करेंगे? कॉमन्स के, है ना। और ये जब
चर्चा भी करते हैं तो इंडस्ट्रियल लेवल का उदाहरण देने में भी इंडस्ट्रियल लेवल तक नहीं जाते हैं। जैसे स्लैविक वो जगह बोलता है कि मेंटल लेबर और मैनुअल लेबर करने वाला, तो और ब्रैकेट में मैनुअल लेबर को अपनी नई किताब पर ये और ट्रेनिंग डेंजरस की उसमें लिखता है कि मैनुअल लेबर जैसे कि फ्लाइट अटेंडेंट हमारे मतलब मैनुअल लेबर का रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है वो फ्लाइट अटेंडेंट है। वो ये मजाक है उस भारत की 60 करोड़ मजदूर आबादी के साथ जो फ्लाइट अटेंडेंट नहीं है ऑब्वियसली वो 12 घंटे जो है असेंबली लाइन पे खटने वाली मजदूर आबादी है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारी चीजें और इसीलिए इनको सामाजिक आंदोलन बोला जाता है। जैसे आंदोलन तो सामाजिक ही होगा ना, इसमें सामाजिक जब कुछ जोड़ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। ये सामाजिक क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि राजनीतिक नहीं, ये सत्ता का प्रश्न नहीं उठाते हैं कहीं, और ये प्रश्न नहीं उठाते हैं कि सत्ता पे कब्जा किया जाए, व्यवस्था पे कब्जा किया जाए। ये अलग अलग सामाजिक आंदोलन की जो प्लूरैलिटी है, देखिए कितनी सुंदर प्लूरैलिटी, और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का कोई होमोजेनाइजेशन नहीं किया जाता, नेशनलिज्म ने भी किया और सोशलिज्म मार्क्सिज्म कम्युनिज्म भी करता है। ये आर्गुमेंट पूरा मैं नहीं कह रहा हूं आपका है, लेकिन ये आर्गुमेंट का लॉजिकल कन्विनेशन है। जब आप किस तरह के जब आप जनरल टर्म्स में होमोजेनाइजेशन, यूनिवर्सल नॉर्म और डाइवर्सिटी को क्रिटिकली समझने के बजाय डाइवर्सिटी को अनक्रिटिकली सेलिब्रेट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह यहां तक पहुंचता है कि डाइवर्सिटी को फ्रीज कर दिया जाए, इसको अश्मीभूत कर दिया जाए, इसको ऑसिफाई कर दिया जाए, इसको ज्योग्राफी और रहने दिया जाए। अब एक जगह ये सवाल आया कि वो हिस्सा मैं नहीं बताऊंगा जहां पे दलित लेबर का आयरिश लेबर से वो बहुत एक अधूरी तुलना हमने किया, हमने स्पष्ट भी कर दिया है कि ऐसी कोई क्या बोलेंगे उसको, ऐसी कोई सादृश्य निरूपण हम नहीं कर रहे हैं, वहां पर एकदम कोई परफेक्ट मेटाफोराइजेशन नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि जहां पर भी लेबरर्स का डिवीजन होता है, हमेशा लेबर डिवीजन जो होता है वो लेबरर्स के डिवीजन में तब्दील होता है और रूलिंग क्लास उस लेबरर्स के डिवीजन का इस्तेमाल करता है। और हम ऐसा ऑब्वियसली भी करें कि ऑटोमेटिकली वो डिवीजन वाली कॉन्शियसनेस वर्कर्स में नहीं काम करती है। जैसे कि अभी हीरो मोटोकॉर्प में हम लोग ने पता किया, एक सर्वे कर रहे थे वर्कर्स का, वो वहां क्षेत्र में, वहां पता लगा जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनकी सैलरी में से 35,000 रुपए है अभी, जो परमानेंट वर्कर्स है, और वो अभी 50,000 करने की मांग कर रहे हैं। मैनेजमेंट 42,000 करने को तैयार है और वो लेकिन मांग नहीं है। हमको अपने आप से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसी मांग उठानी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस बात पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और ठेका वर्कर्स की सैलरी मात्र 8,000 रुपए है, इसको वो इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। इसलिए डिवीजन तो ऑटोमेटिक भी काम करता है, हमेशा रूलिंग क्लास ही नहीं पैदा करता है, ऑटोमेटिक भी काम करता है। और इसीलिए लेनिन ने कहा कि क्लास कॉन्शियसनेस कोई गिवन चीज नहीं है, ये स्ट्रगल करके पैदा की जाने वाली लगातार और स्ट्रगल करके लगातार निर्मित की जाने वाली। और इसलिए जब भी कोई बोलता है कि क्लास, देखिए मजदूर भी तो बनने में शामिल ऑब्वियसली शामिल होगा स्पॉन्टेनियसली, इस तरह की चीजें। अगर वर्किंग क्लास स्पॉन्टेनिटी ही प्रोलेटारियन कॉन्शियसनेस होती, अगर मजदूर वर्ग सोसाइटी पूरी तरीके से सहारा चेतना पैदा कर सकता तो वेंगार्ड की कभी कोई जरूरत नहीं होती। वेंगार्ड की जरूरत ही एग्जैक्टली इसलिए होती है क्योंकि मजदूर वर्ग स्पॉन्टेनियसली बहुत तरह की चीजें पैदा कर सकता है। वो कम्युनल कॉन्शियसनेस पैदा कर सकता है, वो कास्ट कॉन्शियसनेस पैदा कर सकता है, वो पेट्रियार्कल कॉन्शियसनेस पैदा कर सकता है, वो इकोनॉमिज्म पैदा कर सकता है, वो ट्रेड यूनियनिज्म पैदा कर सकता है। और इसीलिए प्रोलेटारियन कास्ट कॉन्शियसनेस की जो बात है, जो लेनिन ने कही कि वो बाहर से इंजेक्ट होती, तो बहुत लोगों ने इसको एलिटिस्ट थियरी माना, इसको माना कि सब्स्टिट्यूशनिज्म है, ये जो है वर्किंग क्लास। क्योंकि एक जगह ये बात आई, एक जगह ये बात आई है कि मार्क्स ने भी तो यही बात कही, किसी और साथी ने शायद ये बात कही कि सर्वहारा वर्ग के कि सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व की बात करते हुए ये भी तो कि सर्वहारा नेतृत्व करे, वहां वो एक क्लास की बात कर रहा है। क्योंकि जितने भी ग्रेट टीचर्स हैं उसमें स्टालिन को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी परिवार अर्ध सर्वहारा की स्थिति में भी नहीं था, ये सब लोग पेटी बुर्जुआ के अलग अलग सेक्शन से आते थे। जब ये कहा जाता है कि प्रोलेटारियन मुक्ति के आंदोलन, सर्वहारा मुक्ति के आंदोलन का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग करेगा, तो कतई कतई इसका मतलब ये नहीं था कि उसका एक पर्टिकुलर व्यक्ति और उसको रिप्रेजेंट करने का दावा रखने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति पे होगा जो कि खुद किसी मजदूर घर में पैदा हो। ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो इस चीज को इस चीज पे सीमित कर देगी कि सर्वहारा के लिए बोलेगा, औरत के लिए बोलेगा, तो फिर प्रेमचंद कभी भी एक कुत्ते की कहानी नहीं लिख सकते थे, कथा नहीं लिख सकते थे, कुत्ते का दिल जो लिखा था। मतलब मैं भी कह रहा हूँ कि सर्वहारा का इस तरह का मैं सिर्फ लॉजिक के फ्रेम पे कह रहा हूँ, तो इसको इस रूप में कि मैं सर्वहारा को बोल रहा हूँ ये चीज, लेकिन जाहिर तौर पे ये लॉजिक की मैं मेरे लिए बोलूंगा, ये भी वही लॉजिक है जो सब्जेक्ट के अनक्रिटिकल सेलिब्रेशन से चाहता है। ये एक ऐसा
एटोमाइज्ड इंडिविजुअल के तौर पे, आणविकृत व्यक्ति के तौर पे देखता है व्यक्ति को, जो एकदम उसकी शक्ल से उसकी बात को समझा जाए। तो ये ऐसा एक कॉन्ट्रडिक्शन है पूरे पोस्ट मॉडर्न थियरी में। एक तरफ वो सोर्सेज की डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो सोर्सेज अगर वो लिविंग है तो उनके सब्जेक्ट पोजीशन को, जो उनकी सब्जेक्ट पोजीशन है, उसको अनक्रिटिकली सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि कोई दलित अगर दलित आंदोलन का नेता है तो नेसेसरली दलित मुक्ति के लिए सही लाइन रखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत वैसे ही जैसे कि नियासनिकोव, एक मेटल वर्कर, उसने सोवियत सोशलिज्म की एक आलोचना रखी 1932 में, वो माइग्रेट कर गया था 1927 में वहां से। उसने वो आलोचना एकदम एनार्को सिंडिकलिस्ट पर्सपेक्टिव से, और उसको डिफेंड करने का काम एक पेटी बुर्जुआ परिवार में पैदा हुए व्यक्ति ने किया। इससे क्या होता है? प्रोलेटारियन पोजीशन एक लगातार पॉलिटिकल स्ट्रगल्स में मिश्रित होने वाली पोजीशन होती है, एक कॉन्शियस चीज होती है, ये गिवन नहीं होता है सोसाइटी में किसी भी तौर पर। अब एक जगह ये बात है कि जब ये बात है कि कहीं ये सवाल आया कि अलग अलग जो ये है सवाल है उनको आप हल कैसे करेंगे, तो हमने ये जवाब दिया कि वो तो उस वक्त देखेंगे क्या उस वक्त की तात्कालिक जरूरतें हैं, क्या उस समय की एक्सिजेंसीज है, उसके हिसाब से तय किया जाएगा। हम थियोरी को इसका सवाल नहीं बनाते। अम्बेडकर की शिफ्टिंग पोजीशन थियोरिटिकली शिफ्टिंग पोजीशन, और यहां पर फर्क किया जाना चाहिए। एक है कि टैक्टिकली हम किसी जीवंत प्रश्न का समाधान कैसे करेंगे, ये समाजवाद आएगा अभी कैसे बताया जा सकता है। जैसे हम एक कहां पर ये हुआ था कि कितने, कोई एक साथी मित्र ने बताया कि वो कैलकुलेट करके किसी संगठन से उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि कितने साल में हो जाएगा समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। इस चीज को बताया ये वैसी मूर्खता को बात हो जाएगी। अगर हम ये बात करें कि समाजवादी सत्ता आ जाएगी तो किस, ये उन प्रैक्टिकल टैक्टिकल इश्यूज को डील करने का सवाल है कि क्या क्या कदम उठाएंगे। ये हम तभी सोच सकते हैं, ये हम आज नहीं सोच सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तब हम सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं करेंगे, और तब हम मार्क्सिज्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये हमारे लिए उस समय सोचने का इशू है। ये आइडियोलॉजिकली और थियोरेटिकली शिफ्टिंग पोजीशन वाली बात हो जाएगी। इसमें कोई तुलना नहीं है कि अम्बेडकर ने अलग अलग समय पर जो शिफ्ट किया वो थियोरेटिकली कॉन्ट्रडिक्टरी था, अम्बेडकर का जो शिफ्ट था। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसे कहीं पेपर से अगर ये ध्वनि को हम बिल्कुल इस बात को हम भी मानते हैं, साथ ही आसिफ जो बात रख रहे थे कि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के मुद्दों पर जो जेन्युइन अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन या दलित नॉन अम्बेडकराइट दलित ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि जेन्युइनली हो सकता है आइडेंटिटी की जमीन पर ही खड़े होते हैं। वो ये बात कर रहे हो कि जहां पर कास्ट ऑपरेशन होता है वहां उनके साथ हम लोग बनाते हैं जॉइंट फ्रंट। गुवाहाटी की घटना हुई थी तो दिल्ली में एक जॉइंट फ्रंट बना था जिसमें तमाम इस तरह के संगठन शामिल थे, और डेमोक्रेटिक सिविल राइट्स डेमोक्रेटिक राइट्स के इशू पे निश्चित तौर पे हम भी, और कहीं भी पेपर में हमारा अगर ये कन्वे हुआ है तो हम इसको क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि हमारी ऐसी पोजीशन नहीं है। अम्बेडकर के पूरे वर्ल्ड व्यू, उनके आइडियोलॉजिकल पोजीशन और थ्योरेटिकल पोजीशन का हमने क्रिटिक रखा है, जिसपर हमने बस ये जताने की कोशिश की है किसी भी रूप में अम्बेडकर के पास दलित मुक्ति का कोई हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट नहीं था। हमारा बेसिक पोजीशन सिर्फ इतना है, इससे न एक कदम आगे न एक कदम पीछे इससे एक कदम, और हम लोग इस चीज पे स्टैंड करते हैं कि उनके पास नहीं है। और ये एफर्मेटिव एक्शन की ऊपर, क्योंकि ये बात भी आई जॉन डेली, एफर्मेटिव एक्शन नाम क्यों है इसका एफर्मेटिव, ये स्टेट अपनी तरफ से कर देगा एफर्मेटिव एक्शन। ये बेसिक पुराना बूर्जुआ लिबरल रिफॉर्मिस्ट प्रेजुडिस, पुराना उदार पूंजीवादी एक पूर्वाग्रह है कि जनता को अगर स्टेट ही कुछ कुछ दे देगा पहले से, एफर्मेटिवली एक्ट करेगा, तो इस तरह की नौबत ही नहीं पैदा होगी कि कोई सबवर्सिव एक्शन हो। यहाँ पर एफर्मेटिव किस चीज का ऑपोजिट है, सबवर्सिव का ऑपोजिट है। और जॉन डेली का पूरा सिद्धांत ये था, और उसी चीज को फॉलो करते थे, उसी चीज पे उनका भरोसा था, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के दायरे से बाहर अम्बेडकर कभी नहीं थे। और यही बेसिक, क्योंकि ये उनकी फिलोसॉफिकल पोजिशन है, ये उनकी आइडियोलॉजिकल पोजिशन है। इससे ये नतीजा कतई नहीं निकलता है कि अगर गोरखपुर या गोहाड़ा जैसा कांड होता है तो उसके विरोध में हम दलित संगठनों के साथ ज्वाइंट मोर्चा नहीं बनाएंगे, और ज्वाइंट फ्रंट हमने बनाया है, आगे भी बनाएंगे। ये हमारी सस्टेन पॉलिसी है और ये हम पहले लगातार अमल करते हैं। तो इसलिए अम्बेडकर को छोड़ देने या पकड़ लेने का सवाल नहीं है, अम्बेडकर का एक सही बैलेंस्ड मूल्यांकन रखने का सवाल है, जिसमें दो चीजों को अलग किया जाना चाहिए, उनका वर्ल्ड व्यू, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी इकोनॉमिक्स, और दूसरा अम्बेडकर का हिस्टोरिकली क्या रोल रहा। एक तरीके से तो हम मानते हैं कि दलित आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने में अम्बेडकर का एक रोल रहा,
एक गरिमा की भावना पैदा करने में अम्बेडकर का एक रोल था। हालांकि उसमें भी बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन फिर अगर अधिक से अधिक एक कंफ्रंटेशनिस्ट पोजीशन पर खड़े होकर आर्गुमेंट न किया जाए और इसको एक किसी साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर पहुंचने के लिए अगर ये आर्गुमेंट किया जाए तो हम मानते हैं इस बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम किसी किस्म का आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज ऑब्वियसली नहीं कर सकते। और जो अम्बेडकर का वर्ल्ड व्यू, आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक्स था, उसका एक क्रिटिक इस पेपर में बहुत स्वीपिंग उससे आया है। इसलिए कई सवाल ऐसे आ रहे हैं थोड़ा सा मिसकन्वर्ट होने की वजह से आ रहे हैं। वो सवाल जब अलग से अम्बेडकर का हम लोग पेपर रखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से कॉम्प्रिटाइज होकर आएंगे। तो हाँ, मतलब इसी जुड़े हुए बात थी कि जैसे साथी मेरे फ्रेंड मुझसे कह के हमारे जो वरिष्ठ कॉमरेड उन्होंने देखा कि हमने नंगा कर दिया पहले। ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रिटिक आइडियोलॉजी का और मार्क्सवाद में इसी तरीके से आलोचना करने की परंपरा नहीं है जितना हम लोग ने पढ़ा। हम बहुत मतलब मैं अभी सीखने की मंजिल में है और बहुत ही इनिशियल पढ़ाई कर रहे हैं मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, माओइज्म की। लेकिन हम लोग ने जितना पढ़ा यही भाषा होती है क्रिटिक। जब प्रूजो का क्रिटिक मार्क्स ने किया तो इसी भाषा में किया, या फिर जब बर्तनों का क्रिटिक लेनिन ने किया तो इसी भाषा में किया। इसमें भाषा से जैसे ठेस लग जाना, भावना को ठेस, ये भी एक भारत में चला रहा है, भावना को ठेस लग जाती है, वहां का भी क्रिटिकलिटी खत्म हो जाती है। तो ठेस का लॉजिक नहीं चला ये हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अम्बेडकर की पोजीशन से इसी भाषा में आलोचना रखी है कम्युनिस्टों की। हालांकि दिक्कत यह है कि अम्बेडकराइट्स रखते रहे हैं इस भाषा, कम्युनिस्ट नहीं रखते रहे, और वो किसी कलेक्टिव गिल्ट कॉन्शियस के शिकार है। ओह, हमने इस सवाल को देखा नहीं, ओह, हमने तो ठीक तरीके से जस्टिफाइड तरीके से सवाल को देखा नहीं, इसलिए अब जो सरेंडर कर एकदम अनक्रिटिकली हर एक चीज को। ये क्योंकि ये टैक्टिक्स का मतलब नहीं, ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के लिए थ्योरेटिकल क्राइसिस पैदा करेगा, वेरी सीरियस थ्योरेटिकल क्राइसिस। ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग एक टेंडेंसी है, ये जो समझौता परस्त किस्म का एटीट्यूड है, आप किस चीज को एकोमोडेट करना चाहते हैं, किसको नहीं, तो ये तो उल्टा आ जाएगा मामला। जैसे माओ ने कहा कि सैद्धांतिक मसलों में अधिकतम संभव कठोर और रोजमर्रा के मसले यानी कि टैक्टिक्स, पॉइंट वगैरह के मसलों में अधिकतम संभव लचीला, तो भारत की कम्युनिस्ट मूवमेंट ने उल्टा कर दिया है। वो सैद्धांतिक मसलों में अधिकतम संभव लचीला हो गया है और रोजमर्रा के मसलों में अधिकतम संभव कठोर हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम जैसे इंडिया और उससे जुड़ी हुई चीजें, तो एक पैर की बेड़ी बनती है जिसको उन्होंने रखा भी पेपर, ये पैर की रोजमर्रा जो प्रोग्राम का सवाल उसको आइडियोलॉजी का सवाल बना दिया है, कार्यक्रम के सवाल को, कि अगर आप इंडिया में तो आपको ट्रांसलेट हो गए, क्योंकि आप टू स्टेट थ्योरी मानते हैं, आप सीधे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बात खत्म, आप बात दूसरे किस्म का बात है, बात ये बात करती है। तो इसलिए हम लोग को ये लगता है कि ये बात सही है। कुछ देखिए इस पेपर की लिमिटेशन, कुछ सवाल उठाए गए जो एक मायने में गलत है, जैसे हमने हिंदुत्व की फिलॉसफी से इसको पूरी तरीके से सवाल आपका बिल्कुल, लेकिन ये पेपर का अपने मकसद नहीं था। हर पेपर अपने सवाल चुनता है कि वो कौन से सवाल उठाएगा और वो सारे सवाल कभी नहीं उठा सकता है। निश्चित तौर से इस पे एक अलग से पेपर होगा कि जो हिंदुत्व राइट जो है, दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा के ऑनस्लॉट है, जो हमेशा से ज्यादा तेज तरीके से आज वर्किंग क्लास को तोड़ रहा है, उसको दमित कर रहा है, इसको कैसे काउंटर किया जाए। लेकिन एकदम अलग इशू, इसका अलग से एक पेपर होना चाहिए जो कि निश्चित तौर से टैक्सेशन को भी डील करेगा। और शायद ऐसा कोई पेपर होता जो हिंदुत्व की विचारधारा का क्रिटिक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से करता तो कोई ये कहता कि आपने कास्ट के सवाल को इसमें ठीक से नहीं उठाया, ये हो सकता था। लेकिन निश्चित तौर से ये अलग अलग पेपर के फोकस की बात है, तो ये हमारा फोकस उस रूप में नहीं था इसको उठाना। तो इसमें हम कहेंगे एक पेपर, इसमें और बात रखना चाहता था कि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और फ्रैगमेंट्स को सेलिब्रेट करने की बात है, लेकिन इस पे एक अलग से पेपर है जो कि रखा जाएगा जिसमें हम लोग इस पूरे सबाल्टर्न मेथोडोलॉजी का एक क्रिटिक रखेंगे। तो इसलिए उस पर हम, मुझे लगता है कि अलग से इस बात होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें और तफसील में रेफरेंसेस में जाके चीजों को कहा गया है। फिलहाल इतनी बात।